गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था, पुरातात्विक स्थल पढ़ रहे थे अपन, जिसमें कल अपन ने पढ़ा था कालीबंगा और बागोर। आज अपन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अपन जो मुख्य 4 स्थल पढ़ चुके हैं, आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा और उसके बाद में बागोर। आज अपन पढ़ेंगे बेराट। कल आपको मैं पढ़ाने वाला था बेराट, पर कल समय की कमी के कारण मैंने आपको बागोर पढ़ाया। अब आज अपन पढ़ेंगे बेराट। बेराट आखिरी ऐसा स्थल है जो बड़ा है। उसके बाद में छोटे छोटे स्थल की बात करूंगा मैं, जो 2-2, 3-3 लाइन के होंगे, और उसके बाद में लास्ट में एक आपको लिस्ट बनवाऊंगा। उस लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज होगी, जैसे जो पुरातात्विक स्थल है वो, वर्तमान वो कहाँ पे स्थित है वो, और उसके बाद में अगर उनमें से किसी की खासियत होगी कोई, तो वो। ठीक है, तो चलिए आज अपन पढ़ते हैं बेराट। बेराट। बेराट की स्थिति क्या है, कहाँ स्थित है? जयपुर के विराट नगर में। जयपुर के विराट नगर में स्थित है। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। जयपुर के विराट नगर में स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे तीन जो पहाड़ियां हैं जिनको डूंगरी बोलते हैं, वहां पे इनकी खुदाई हुई है। कौन कौन सी है? भीम, बीजक और गणेश डूंगरी। ये तीनों पहाड़ियों के नाम है। भीम की पहाड़ी या भीम डूंगरी बोलते हैं, बीजक डूंगरी और गणेश डूंगरी। ये 3 पहाड़ियां हैं, यहाँ पे इनका उत्खनन हुआ है। अब उत्खनन खोजकर्ता और प्रथम उत्खनन करता राय बहादुर दयाराम साहनी 1936 में। कब किया इसका उत्खनन? 1936 में। उसके बाद में उत्खनन करता स्वतंत्रता के पश्चात। एक तो थे कैलाश दीक्षित, और एक थे नील बनर्जी। कब किया? 1962-63 में। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बेराट कहाँ पे है? जयपुर के विराट नगर में। विराट नगर क्या था? मत्स्य जनपद की राजधानी था विराट नगर। आपने सुना होगा मत्स्य जनपद। जब अपन जनपद की बात करेंगे आगे चल के, तब आपको मैं बताऊंगा राजस्थान में कहाँ कहाँ कौन कौन से जनपद थे, राजस्थान में कौन कौन सूरसेन जनपद कहाँ था, मत्स्य जनपद कहाँ था, शिवी जनपद कहाँ था। तो जिसको अपन 16 जनपदों का काल कहते हैं, महाजनपद भी कहते हैं, जिसको अशोक के काल से मौर्य युगीन, उससे जस्ट पहले का काल
महाजनपद कहलाता है। तो विराटनगर है ये, इसका ऐतिहासिक महत्व प्राक ऐतिहासिक काल से लेके उसके बाद में ये महाजनपद युगीन महाभारत में इसका उल्लेख हुआ है, तो काफी इम्पोर्टेंट स्थल है। ठीक है, इसका जो कालक्रम है, यहाँ से जो मैक्सिमम जो ज्यादातर चीजें मिली है उसका जो कालक्रम है वो है 600 बीसी के आसपास का। कालक्रम कब का है? 600 बीसी। जो ज्यादातर यहाँ से जो जगह मिली है, सामान मिले, उसका 600 बीसी कालक्रम है। अब इसका है संस्कृति। कौन सी संस्कृति मिली है यहाँ से? मौर्य युगीन महाजनपद युगीन बौद्ध युगीन संस्कृति यहाँ से मिली है, और इसको अपन एक लोह युगीन भी बोल सकते हैं। इधर लिख रहा हूं, उधर दिखेगा नहीं आपको। लोह युगीन। विराटनगर, जयपुर के विराटनगर में बाणगंगा नदी के किनारे, ठीक है, इसको अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसको अर्जुन ने बाण मार के इसको प्रवाहित किया था, जमीन में से ये निकली थी, इसलिए इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, महाभारत काल में जो पांडव थे उन्होंने अपने वनवास का आखिरी वर्ष विराटनगर मत्स्य जनपद में ही निकाला था। ठीक है, जिसको अपन आज बैराट के नाम से पढ़ रहे हैं। खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। प्रथम उत्खननकर्ता भी कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। या फिर आपसे पूछे स्वतंत्रता के पहले बैराट की का उत्खनन किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। इसको आप दयाराम साहनी भी बोल सकते हैं। उत्खननकर्ता स्वतंत्रता के पश्चात किसने उत्खनन किया था? दो जने थे, कैलाश दीक्षित और नील बनर्जी। कब किया था? 1962-63 में। उसके बाद में यहाँ की संस्कृति कैसी है? मौर्य युगीन संस्कृति है, महाजनपद युगीन संस्कृति है, बौद्ध युगीन संस्कृति है और लोह युगीन संस्कृति है। ये सब एक ही समय था। पूर्व मौर्य युगीन तो उसको कहते हैं महाजनपद, उत्तर मौर्य युगीन उसको कहते हैं लोह युगीन, और बौद्ध काल भी मौर्य के समकालीन ही था, इसलिए इनको किस संस्कृति के नाम से जाते हैं? इन चारों संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं अपन बैराट में, बैराट की विशेषता क्या क्या है। आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो खींच लीजिए। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ बैराट की जो विशेषता है वो। ठीक है, विशेषता। सबसे पहले एक बात लिखिए नोट लगा के, बैराट की सर्वप्रथम जानकारी कैप्टन बर्ट ने दी।
बैराट की सर्वप्रथम जानकारी कैप्टन बर्ड ने 1836 में दी, सॉरी 37 में दी थी। बैराट की सर्वप्रथम जानकारी कैप्टन बर्ट ने 1837 में दी थी। ठीक है, अब अपन करते हैं। इन्होंने इस टाइम क्या, आपने अशोक का एक शिलालेख सुना होगा, बाबरू लघु शिलालेख। कैप्टन बर्ट ने सबसे पहले क्या, यहां से बैराट से अशोक का बाबरू लघु शिलालेख खोजा तथा इसके बारे में जानकारी दी। अभी अपन बाबरू लघु शिलालेख में आपको एकदम विस्तृत में पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या था, कैसे था। ठीक है, तो आप एक बार पहले बैराट की विशेषताएं लिख लीजिए। बैराट की विशेषताएं क्या क्या थी, यहां से क्या क्या मिले, देखो। एक यहां से मिला बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर या जिनको मठ भी बोलते हैं। बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप, उपवन। उसके बाद में क्या मिला, एक बीजक की पहाड़ी से अशोक का लघु शिलालेख, जिसको बोलते हैं बाबरू शिला लघु शिलालेख। इसके अलावा क्या मिला है, सूती कपड़े में बंधी 36 चांदी की मुद्राएं। उसके बाद में ये जो 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, इनमें से 28 और 8 मुद्राएं विदेशी शासकों की, 8 मुद्राएं भारतीय शासकों की। ये जो 8 मुद्राएं थी, इनको बोलते हैं आहत मुद्राएं या फिर पंच मार्क सिक्के। जो इनको बोलते हैं आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के। तो ये समझिए बैराट से क्या क्या चीजें मिली है। बैराट से एक बौद्ध स्तूप मिला है, बौद्ध मंदिर मिले हैं जिसको अपन मठ बोलते हैं,
बौद्धकालीन उपवन मिले हैं, या जिसको अपन कह सकते हैं क्या, गार्डन मिले। बौद्धकालीन उपवन में जो बौद्ध भिक्षुक होते थे वो निवास करते थे। उसके बाद में बीजक की पहाड़ी से अशोक का लघु शिलालेख मिला है। ये याद रखना है। कौन सी, आपको 3 पहाड़ियां लिखाई थी मैंने, 3 पहाड़ियों में से बीजक की जो पहाड़ी थी उससे क्या मिला है, अशोक का लघु शिलालेख, जिसको भाब्रू लघु शिलालेख भी कहते हैं। सूती कपड़े में बंधी 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। उन 36 चांदी की मुद्राओं में से 28 मुद्रा 28 मुद्रा विदेशी शासकों की थी और 8 मुद्राएं भारतीय शासकों की थी, जो जिनको अपन आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा मिट्टी की बनी मथुरा शैली में बनी बौद्ध मूर्ति मिली। क्या क्या मिला है, बैराट, सबसे पहले समझिए बैराट की सर्वप्रथम जानकारी कैप्टन बर्ट ने 1837 में दी। इन्होंने वहां से भाब्रू लघु शिलालेख की खोज की। उसके बाद में विशेषताएं क्या क्या है, बुद्ध स्तूप मिला है, बौद्ध मंदिर मिला है, बौद्धकालीन उपवन मिले हैं, बीजक की पहाड़ी से अशोक का लघु शिलालेख जिसे भाब्रू लघु शिलालेख कहते हैं वो मिला है, जो किसने, कैप्टन बर्ट ने खोजा था। सूती वस्त्र में बंधी 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें से 28 मुद्राएं विदेशी थी और 8 मुद्राएं भारतीय शासकों की थी। इनको आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। पंचमार्क सिक्के या आहत मुद्रा क्या कहलाती है, ये क्या काम आती थी, ये एक तरह से किसी भी राज्य में प्रवेश करने के लिए उसका राज चिन्ह टाइप होती थी। मतलब प्रवेश करने के लिए इसकी जरूरत होती थी। अगर आपके पास ये सिक्का या ये मुद्रा होगी तो आपको वहां पे प्रवेश करने दिया जाएगा। एक तरह से वीआईपी पास था उस टाइम का। पंचमार्क सिक्के या आहत मुद्राएं क्या थी, उस टाइम की वीआईपी पास था, कि कहीं पे भी एंट्री करनी होती थी तो ये दिखाओगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। और क्या मिला, मिट्टी की मथुरा शैली में बनी बौद्ध मूर्ति मिली है। एक बौद्ध मूर्ति मिली है जो कौन सी शैली में बनी हुई थी, मथुरा शैली में बनी हुई थी। इससे क्या पता चलता है कि अशोक या मौर्य युगीन लोग जरूर बौद्ध धर्म को मानते होंगे या फिर उसमें आस्थाएं रखते होंगे या उनको बढ़ाया होगा उन्होंने। ठीक है, ये था बैराट। अब मैं आपको बैराट का भाब्रू शिलालेख का आपको थोड़ा सा बता देता हूं। भाब्रू लघु शिलालेख अशोक के द्वारा लगवाया गया पहिए-नुमा पत्थर पर उत्कीर्णित 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा जानकारी वर्तमान में कलकत्ता
संग्रहालय। भाब्रू लघु शिलालेख है वो क्या, एक पत्थरनुमा शिला है, उस पे उत्कीर्णित है, खोदा हुआ है। ठीक है, अभी 1837 में कैप्टन बर्ड द्वारा इसकी जानकारी दी गई और अभी कहाँ है, वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, गो हत्या पर प्रतिबंध, उस समय उस पर लिखा हुआ है गो हत्या पर प्रतिबंध था। इसको त्रिरत्न शिलालेख भी कहते हैं। इसको त्रिरत्न शिलालेख भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बुद्ध, धम्म और संघ की बात की गई है। धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इसलिए इसको त्रिरत्न, इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ की बात की गई है, इसलिए इसको त्रिरत्न शिलालेख भी कहते हैं। ठीक है, तो मौर्य शासक अशोक का वर्णन, मौर्य शासक अशोक का वर्णन किया हुआ है, इसलिए अपने को यह पता चलता है ये अशोक के द्वारा लगवाया गया है। ठीक है, तो भाब्रो और शिलालेख क्या है, अशोक के द्वारा लगवाया गया पहियानुमा पत्थर पर उत्कीर्णित 1837 में कैप्टन बर्ड द्वारा सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी दी गई, अभी कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। इसमें किसके क्या क्या बात की गई है, गो हत्या पर प्रतिबंध की बात की गई है। त्रिरत्न शिलालेख क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात की गई है, इसलिए मौर्य शासक अशोक का वर्णन है। और बुस्टो फैदन लिपि का प्रयोग, और इसमें जो लिपि प्रयोग में ली गई है उसको क्या कहते हैं, बुस्टो फैदन। 3 तरह की लिपि होती है, आपने पढ़ी होगी, ब्राह्मी, खरोष्टी और ब्रुस्टोफेदन या फेदम भी बोलते हैं इसको। ब्राह्मी, खरोष्टी और ब्रुस्टोफेदम, ये 3 तरह की लिपि होती है। अब आपको इन लिपि के बारे में बता देता हूं मैं कि ये लिपियां क्या क्या होती है, ताकि आपको कभी आगे से कंफ्यूजन नहीं हो कि यार ये कहीं पे लिख देते हैं ब्राह्मी लिपि, कहीं पे लिख देते हैं खरोष्टी लिपि, कहीं पे लिख देते हैं ब्रुस्टोफेदन, ये क्या क्या है देखिएगा। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड में, बाएं से दाएं लिखी जाती है। मैं अभी जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो क्या है, ब्राह्मी लिपि। बाएं से दाएं जो लिखी जाती है उसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं। खरोष्टी, खरोष्टी लिपि हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है। और ब्रुस्टोफेदन, ब्रुस्टोफेदन लिपि है वो हमेशा ऐसे लिखी जाती है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, राइट में जाते हैं, फिर नई लाइन में आने के लिए वो वापस लेफ्ट में नहीं आते, वहीं से उल्टा लिखना चालू कर देते हैं। एक तरह से मिक्सचर है
ब्राह्मी प्लस खरोष्टी, उसको वृषभेदन कहते हैं। यहां से शुरू हुआ, यहां गया, फिर यहां से इस लाइन में, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से इस लाइन में यहां पे आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, मतलब एक बार लेफ्ट से राइट, एक बार राइट से लेफ्ट, तो इसको कहते हैं वृषभेदन लिपि। ये 3 तरह की लिपियां होती है। तो ये जो बाबरू लघु शिलालेख है वो वृषभेदन लिपि में लिखा गया है। ठीक है, अपना बैराट पूरा हो गया। बैराट में नोट लगा के एक बात लिखिए, बैराट से भारतीय प्राचीनतम भारतीय लिपि विज्ञान की शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं। क्या है? बैराट से प्राचीनतम भारतीय लिपि विज्ञान की शंख लिपि के साक्ष्य मिले, जिसे पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। इसको शंख लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शंख की आकृति में इन्होंने लिख रखा है, जो चित्र बने हुए हैं वो शंख के जैसे बने हैं, इसलिए इसको शंख लिपि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखना, बैराट से शंख लिपि के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो अपने जो बड़े बड़े स्थल थे वो पूरे हो गए। अब मैं आपको फटाफट छोटे छोटे जो स्थल हैं उसके बारे में बता देता हूं। नोह, ठीक है, स्थिति भरतपुर, रूपारेल नदी के किनारे। रूपारेल नदी के किनारे, ठीक है। और नोह की खोज, उत्खनन करता लिखिए सीधा, उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल विशेषता एक, आपको जो मेन विशेषता याद रखनी है वो एक ही रखनी है, यक्ष की तांबे की मूर्ति प्राप्त। क्या याद रखनी है? यक्ष की तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। नोह स्थिति क्या है? भरतपुर में। कहां पे? रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन करता कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। विशेषता कौन है? विशेषता क्या है? एक ही विशेषता याद रखनी है जो आती है, पेपर में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, यक्ष की तांबे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? नोह से प्राप्त हुई है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर अपना पढ़ते हैं अगला। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। चौथी सभ्यता। चौथी सभ्यता किसको कहते हैं? देखो, चौथी सभ्यता स्थिति क्या है इसकी?
बीकानेर में है। उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। विशेषता क्या है? कालीबंगा के बाद सर्वाधिक सामग्री प्राप्त हुई। विशेषता क्या है? कालीबंगा के बाद में सबसे ज्यादा सामग्री कहां से प्राप्त हुई है? सौती सभ्यता से। सौती सभ्यता कहां पे? बीकानेर के आसपास की जो सभ्यता है उसको कहते हैं सौती सभ्यता। इसकी खोज किसने की? खोज और उत्खननकर्ता कौन है इसके? अमलानंद घोष। चलिए अगली पढ़ते हैं हम। रंग महल। रंग महल की सभ्यता पढ़ते हैं अब अपन अगली। स्थिति क्या है इसकी? हनुमानगढ़ में। आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसका आपको ये याद रखना है, हनुमानगढ़ में कंफ्यूज करने के लिए कई जगह इसमें गंगानगर लिखा हुआ है, पर आपको याद रखना है ये कहाँ है? गंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ में है। खोजकर्ता व उत्खननकर्ता हन्ना रीड, ये कहाँ के थे? स्वीडन के थे। कहाँ के थे? स्वीडन के थे। डॉक्टर हन्ना रीड करके एक विद्वान थे, वो उन्होंने यहाँ की खोज किया और उत्खनन किया। विशेषता क्या है? रंगीन मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या? रंगीन मृदभांड प्राप्त हुए, इसीलिए इस सभ्यता को रंग महल की सभ्यता भी कहा जाता है। इसी जो रंगीन मृदभांड प्राप्त हुए, इसी के कारण इसका नाम रंग महल की सभ्यता पड़ा है। उसके अलावा मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे जिस पर गुरु व शिष्य की आकृति बनी हुई है। क्या हुआ है? मिट्टी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिस पर गुरु व शिष्य की आकृति बनी हुई है। तो रंगमहल की सभ्यता कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। डॉक्टर हन्ना रीड के ने इसकी उत्खनन और खोज की। विशेषता क्या है? रंगीन मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसको रंगमहल की सभ्यता कहते हैं। और मिट्टी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिस पर गुरु और शिष्य की आकृति बनी हुई है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय गुरु और शिष्य की परंपरा रही होगी। तो ये थी आपके रंगमहल की सभ्यता। आपके लगभग लगभग मुख्य 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 सब जो सभ्यताएं हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी है। अब मैं आपको कुछ सभ्यताओं के नाम लिखाता हूँ, वर्तमान स्थल लिखा देता हूँ, जो आपके मैक्सिमम आ सकते हैं। सभ्यता
वर्तमान स्थान विशेषता। पहली है जोधपुरा, कहाँ स्थित है? जयपुर में, साबी नदी के किनारे। साबी नदी के किनारे क्या मिला है? लोहा गलाने की भट्टी मिली है। दूसरा, नगरी चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे। इसमें कुछ विशेष चीज नहीं मिली है। तीसरी है कुराड़ा, नागौर। क्या मिला है? यहां से बहुत अत्यधिक मात्रा में औजार मिले हैं, तो इसलिए इसको औजारों की नगरी भी कहते हैं। चौथा है नाडोल, कहाँ पे है? पाली। इसको जूना खेड़ा भी कहते हैं। पांचवा है बाल थाल, उदयपुर के वल्लभ तहसील। ठीक है, यहां से भी कोई विशेष चीज नहीं प्राप्त हुई है। छठा है सुनारी, झुंझुनू में। प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टी। यहां से भी लोहा गलाने की भट्टी मिली है। प्राचीनतम है मतलब जो जोधपुरा में मिली है उससे भी पुरानी है। तो आपको ये सभ्यताएं याद रखनी है, जो आपको आगे बताई वो भी याद रखनी है। आजकल क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर हो रहे हैं उनमें आहड़ और उनके साथ में इनमें से किसी एक सभ्यता को मिलाने के लिए दे देते हैं, तो अपने को ये पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। जोधपुरा कहाँ पे? जयपुर जिले में है। कहाँ पे? साबी नदी के किनारे। ऑप्शन याद रखना है, जोधपुरा में जोधपुर लिखा हुआ आता है, आपको ध्यान रखना है जयपुर जिले में जोधपुरा। ठीक है, लोहा गलाने की भट्टी मिली है। नगरी चित्तौड़गढ़, नगरी आपको मैं जब पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, इसको माध्यमिका भी कहते हैं, नगरी भी कहते हैं, और ये शिवी जनपद की राजधानी थी। कहाँ पे? बेड़च नदी के किनारे। कुराड़ा कहाँ पे? नागौर। औजार बहुत सारे औजार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको औजारों की नगरी भी कहा गया है। नाडोल, पाली, इसको नाडोल को जूना खेड़ा भी कहते हैं। बालथाल उदयपुर के वल्लभ नगर तहसील में। और सुनारी मिली है वो है झुंझुनू। प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टी मिली है यहां से। तो ये आपको याद रखने, अगर मैच करने वाला क्वेश्चन आता है तो इधर सभ्यता दे देगा, इधर वर्तमान स्थल दे देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब मैं आपको 2 मिनट, आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया। प्राक ऐतिहासिक, इस चैप्टर में मैंने आपको प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में बताया। प्राक ऐतिहासिक काल को क्या क्या, प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव असभ्य था,
मध्य पाषाण काल में पशुपालन करने लगा। प्रथम पशुपालन के साक्ष्य बागोर से प्राप्त होते हैं। नव पाषाण काल में पशुपालन के साथ कृषि भी करने लगा, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। आग की खोज की, पहिए की खोज की, याद रखना है, आग की खोज और पहिए की खोज नव पाषाण काल में हुई है। उसके बाद में ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग, धातु में उपयोग तांबे का किया गया। और उसके बाद में किसका किया गया? तांबे के बाद में तांबे में टिन मिला के कांसे का प्रयोग किया गया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव को कौन से धातु का ज्ञान नहीं था, तो उसमें उत्तर आएगा लोहा। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उसके बाद में जो पशुपालन में प्रथम जो पशु जो मनुष्य ने पाला था वो कौन था? कुत्ता। ठीक है, उसके बाद में अपन ने प्राग ऐतिहासिक कालों के स्थल पढ़ने शुरू किए थे। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आहड़। आहड़ का कहाँ पे स्थित है? उदयपुर से 3 मील दूर आयड़ या बेडस नदी के किनारे। उस वहां पे उसको धूलकोट, कोट और गोरे की सभ्यता, आगाटपुर की सभ्यता और ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा वहां से मकान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वो विशेषताएं मैंने आपको बताई। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पे? कांतली नदी के किनारे, सीकर जिले में, नीम का थाना तहसील के पास में। ठीक है, तो वहां उसको क्या कहते हैं? ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी, ये अपन उसको कहते हैं। और क्या कहते हैं अपन उसको? अपन उसको कहते हैं पूरा पाषाण काल या पाषाण काल सभ्यता का पुष्कर, या प्राक ऐतिहासिक या पाषाण कालीन सभ्यताओं का पुष्कर भी उसको कहते हैं। उसके बाद में अपन ने गणेश्वर में क्या क्या मिला? क्या मिला था गणेश्वर में? सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला था? गणेश्वर में बांध के साक्ष्य प्राप्त हुए। और गणेश्वर में जो मकान थे वो किसके थे? पत्थर के थे। एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ पे पत्थरों के मकान प्राप्त हुए हैं वो है गणेश्वर। गणेश्वर के बाद में अपन ने पढ़ा था आहड़ पढ़ लिया, गणेश्वर पढ़ लिया। गणेश्वर के बाद में अपन ने पढ़ा था कालीबंगा। कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। उसके बाद में अपन ने कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां, आपको याद रखना है। कालीबंगा का और क्या नाम है? कालीबंगा का और नाम है अपने दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रारंभिक काल में जो वहां के साक्ष्य मिले वो काफी दीनहीन दशा में मिले। ऐसा लगता है कि वहां के शुरुआत में वहां के लोग गरीब रहे होंगे, इसलिए। उसके बाद में वहां पे अलंकृत ईंटों से बने आंगन मिले हैं जो वहां के श्रमबद्धी का द्योतक है। उसके अलावा वहां से कलश समाधान के साक्ष्य मिले। उसके अलावा जुते हुए खेत मिले, 7 अग्निकुंड मिले, अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले, जिससे क्या कहा जा सकता है कि उस टाइम यज्ञ वगैरह हुए होंगे। उसके अलावा स्वास्तिक के चिन्ह मिले। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मिली थी आपको मैंने आहड़ में मिली थी बनासियन बुल, वो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपने कालीबंगा के बाद में कल आपको मैंने पढ़ाया था बागोर। बागोर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे बागोर स्थित है। ठीक है, बागोर से क्या प्राप्त हुआ है? उसके बाद में बागोर के बाद में अपन ने आज पढ़ा बैराट। बैराट कहाँ पे स्थित है? बैराट है जयपुर के विराटनगर में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने वहां से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? बाबरू लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। कैप्टन बर्ट ने 1837 में उसकी जानकारी दी। बाबरू लघु शिलालेख क्या है? एक पहियानुमा शिला पे उत्कीर्ण है, अशोक के बारे में जानकारी देता है। और किस लिपि में है? ब्रुस्टोफेदन लिपि में है। उसके अलावा उसमें बुद्ध, धम्म और संघ, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात की गई है। ठीक है, और उसके अलावा मौर्य सम्राट अशोक के बारे में बात की गई है। और उसके अलावा अपन ने बैराट में और अपने को क्या मिले? बौद्ध स्तूप मिले। बौद्ध स्तूप के बाद में वहां पे बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ के साक्ष्य मिले। और एक जो मथुरा शैली में निर्मित मिट्टी की बुद्ध की मूर्ति मिली है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, यह था अपने बैराट। बैराट के बाद में अपन ने आज पढ़ा नोह। नोह कहाँ है? भरतपुर में, रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। वहां से यक्ष की प्रतिमा मिली है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में नोह के बाद में मैंने आपको पढ़ाया रंगमहल। रंगमहल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है।
हनुमानगढ़ में स्थित है। और रंगमहल से रंगीन जो रंगीन मृदभांड और मिट्टी के बर्तन मिले, जिससे उस रंगीन मिट्टी के बर्तन के कारण ही वहां की सभ्यता को रंग महल की सभ्यता कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था सोथी सभ्यता। सोथी सभ्यता कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और यहाँ से कालीबंगा के बाद में सर्वाधिक अगर सामग्री कहीं से प्राप्त हुई है तो वो वहां सोथी सभ्यता से प्राप्त हुई है। सोथी सभ्यता एक जगह नहीं है, बीकानेर के आसपास कई जगह, इसलिए उसको सोथी सभ्यता कहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको मुख्य मुख्य जो थे वो तो लिखा दिए। उसके बाद में मैंने एक तरफ आपको सभ्यताएं लिखाई है, एक तरफ वर्तमान स्थल और उनकी विशेषताएं। सभ्यता जोधपुरा की सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर, साबी नदी के किनारे, लोहा गलाने की भट्टी मिली है यहाँ से। नगरी चित्तौड़गढ़ में, बेडस नदी के किनारे। कुराड़ा, नागौर, याद रखना है ये सब, ये काफी आता है मिलान में। कुरोड़ा कहाँ स्थित है? नागौर में। औजारों की नगरी भी कहते हैं इसको, यहाँ से अत्यधिक मात्रा में औजार मिले। नाडोल, पाली, इसको जूना खेड़ा भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है नाडोल का जूना खेड़ा। ठीक है। पाली में स्थित है, पाली के पास में, पाली जिले में स्थित है। बालथाल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। सुनारी, झुंझुनू, प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टी। एक तिलवाड़ा भी लिख लीजिए। तिलवाड़ा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। मानव प्राचीन मानव के निवास के साक्ष्य। प्राचीन मानव के निवास के साक्ष्य मिले तिलवाड़ा से। बालताल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील। सुनारी, झुंझुनू, सबसे प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टी मिली है सुनारी से। तिलवाड़ा, बाड़मेर, प्राचीनतम मानव का निवास स्थान के साक्ष्य मिले। ठीक है। तो ये था आपके प्राक ऐतिहासिक काल और प्राक ऐतिहासिक काल के राजस्थान में जो भी इस अच्छे प्राक ऐतिहासिक काल और हड़प्पा कालीन जो भी आपके सभ्यताएं हैं उनके बारे में अपना ये था। अब अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे राजपूत की उत्पत्ति और उसके बाद में अपन मेवाड़ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये आजकल ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि आजकल इसमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा आने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहे। तो और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर कहिएगा। ठीक है। मिलते हैं कल राजपूतों की उत्पत्ति के साथ। थैंक यू वेरी मच।